₹262 से डॉलर बढ़कर ₹292 पर जा पहुंचा है। वजीर खजाना इसहाक डार साहब ये कह रहे थे कि अब स्टेबलाइजेशन का दौर आएगा, इस्तेहकाम होगा और हम बहरान पर काबू पा लेंगे। वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हूँ या फिर इसहाक डार साहब हूँ, उन्होंने जो झटके लगाए हैं मईशत को या अवाम को, तो उन्होंने इस बात पर लगाए हैं कि जी हम सियासत कुर्बान करके रियासत बचा रहे हैं, मुआशी बहरान ख़त्म होगा और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पहले 6 महीने का या फिर साल, अब 1.5 साल कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगी। हम भी इस उम्मीद पर हैं कब मईशत का बहरान ख़त्म होता है और अच्छे दिन आएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इसके ऊपर भी सियासत खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने तो मईशत ठीक कर दी और मौजूदा तजर्बाकार हुक्मरानों ने आकर जो लूट मार मचाई है उसकी वजह से मईशत का बहरान पैदा हुआ, वरना बाकौल उनके मईशत का बहरान अप्रैल 2022 में नहीं था। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम मौजूदा हुकूमत का थोड़ा सा क्लास लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है। मुसलसल ये हमारे ऊपर एहसान भी जताया जा रहा है कि जी हम अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचा रहे हैं। उनके बाकौल अगर ये फैसले ना किए जाते जो कि IMF के हुक्म पर हुए हैं, इनको IMF की शराइत का नाम दिया गया है, तो शायद पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता। हालांकि श्रीलंका तो अब बिखरते बिखरते दोबारा बेहतर होना शुरू हो गया है। बेहतरी नहीं है, वहाँ पर भी ज़िंदगी अज़ाब है, जहन्नम बनी हुई है, लेकिन वो एक इंतहा पर जाकर अब बहरान नीचे आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का मुआशी बहरान इंतहाई बद से बदतरीन होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आज से 3 महीने पहले भी यही कहा था कि डार साहब ख्याल करना कि ना तो सियासत बचे और ना ही रियासत बचे है। आज की खबर के मुताबिक IMF ने हुक्म सादर फरमाया था मौजूदा हुकूमत को कि ये डॉलर इसलिए बढ़ाया जाए कि ताकि अफगान बॉर्डर पर जो इसकी कीमत है वो इक्वलाइज हो जाए, लिहाजा स्मगलिंग रुक जाएगी। नए से नए ट्रैप हैं, हो सकता है IMF दुरुस्त भी कह रहा हो, लेकिन आपको पता है ₹30 डॉलर महंगा होना इस हद तक डिवेल्युएशन करेंसी की कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का बायस बन सकता है, ये भी ज़रा सोचना चाहिए। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े मुतमईन होंगे, खुश होंगे, क्योंकि अब वो $1 देंगे तो उनको ₹300 मिलेंगे। लेकिन उस आदमी के फ्यूचर का क्या होगा जो मुसलसल गरीब से गरीब तर हो रहा है? करेंसी डिवेल्युएशन की वजह से उसकी जो कंज्यूमर पावर है वो मुसलसल गिर रही है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम सख्त फैसले करने पर मजबूर है, वरना IMF हमें निकाल देगा। बात यह है कि ये सख्त फैसले क्या हैं कि रुपए को डिवैल्यू कर दो, डॉलर महंगा हो जाए, बिजली बढ़ा दो, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, शरह सूद बढ़ा दो, बाकी चीज़ें बढ़ा दो। जनाब इसहाक डार साहब, जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये आसान फैसले हैं, मुश्किल फैसले आप उनकी तरफ जा ही नहीं रहे। आप बिजली बढ़ाते हैं, गरीब आदमी बिल देने पर मजबूर हो जाता है। वो इमरान खान तो नहीं है कि कंटेनर पर खड़े होकर बिल जलाएगा और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसी तरह आप सेल्स टैक्स बढ़ाते हैं, 17% से 18% कर देते हैं, 17% से 25% कर देते हैं चीज़ों पर, तो आम आदमी मजबूर है, वो महंगी चीज़ें खरीदता है। आप रुपए को डिवैल्यू करते हैं और जो $1 वाली चीज़ है वो अचानक 260 से बढ़कर ₹300 की हो जाती है। आम आदमी मजबूर है, उसने ज़िंदा रहना है, उसने ज़िंदगी गुजारनी है, इसलिए वो ये पे कर रहा है। हाँ, आम आदमी अगर जब बहुत ज़्यादा उसके लिए मसला होता है, ज़िंदगी रुकने लगती है, तो वो एक ख़ास किस्म का एहतजाज करता है और वो एहतजाज होता है खुदकुशी।
वो खुदकुशी करके एहतजाजन अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो जनाब ये मुश्किल फ़ैसले नहीं हैं, ये आसान फ़ैसले हैं। मुश्किल फ़ैसले तो वो हैं कि आप इसका जायज़ा लें, इसको सोचें, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें कि पाकिस्तान को इस नहज पर किसने पहुंचाया है, पाकिस्तान की मईशत इस नहज पर क्यों पहुंची। कोई तो इसकी लीकेज है, हम सराइकी में कहते हैं रून, कोई तो रून है, कोई लीकेज है, कोई चूहा है जो दाना खा रहा है, कितने का दाना खाया है, ये हिसाब किताब तो होना चाहिए। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में सारे हिसाब किताब होते हैं, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं होता। मुश्किल फैसला वो होगा कि मौजूदा हुकूमत उन लोगों से इस बहरान की कीमत वसूल करे जिन लोगों ने अपनी तजूरियां भर कर अपने तहखाने डॉलरों, पाउंड्स, दिनार, दिरहम, रियाल से भरकर खजाने को, कौमी खजाने को खाली किया और मुल्की मईशत को इस नहज पर पहुंचाया। ये सारी निशानियां तो इस बात की बिल्कुल अलामतें हैं कि पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अब डिफ़ॉल्ट की नौबत तक, डिफ़ॉल्ट की नहज पर किन लोगों ने पहुंचाया, उन लोगों से वसूल किया जाए, तब हम मानेंगे कि मौजूदा हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। ये तो आसान फैसले कर रहे हैं, आप मुसलसल कर रहे हैं, लोगों के कपड़े उतार रहे हैं, कपड़े जब तन पर नहीं बचते तो आप उनकी चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देते हैं। आप मुश्किल फैसले नहीं कर रहे, आप आसान फैसले। तमाम तर इन फैसलों के बावजूद मुल्क की मईशत का बहरान है कि वो कहीं ठहर नहीं, उसमें ठहराव नहीं आ रहा, कोई इस्तेहकाम नहीं आ रहा है। तो आज सोचना चाहिए कि आखिर जिस रास्ते के ऊपर, जिस डायरेक्शन पर मौजूदा हुकूमत के इकनॉमिक मैनेजर, जिनमें मोहतरम इसहाक डार साहब, एहसन इकबाल साहब, बाकी कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं, वो जिस डायरेक्शन में मईशत को लेकर जा रहे हैं, क्या ये हल है? क्या कोई बेहतर वक्त आने की उम्मीद है? नाना सनाउल्लाह साहब के बाकौल हमने नाक से लकीरें निकाल ली, नाक रगड़ ली IMF के सामने, और उसके बावजूद IMF हमारी कोई भी बात नहीं मान रहा, दोस्त मुल्क हमारी नहीं सुन रहे। सिर्फ चाइना से $70 करोड़ आए हैं 2-4 दिन पहले, वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। कहीं वाकई हमें डिफ़ॉल्ट अनाउंस ना करना पड़ जाए। मैं मौजूदा हुकूमत से कुछ सवालात भी पूछना चाहता हूँ। क्या वाकई आपके पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं था? पाकिस्तान में ऐसे कम अज कम 500 लोग ज़रूर हैं जिनके पास अख्तियार भी था, जिनके पास मौका भी था। उन्होंने हिस्सा बकदरे जुस्सा अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना शुरू कर दिया था पिछले 5 साल के दौरान। सिर्फ इस्लामाबाद के तहखानों में 15 से 20 अरब डॉलर के बराबर गैर मुल्की करेंसी मौजूद है, और इस बात का FIA को पता है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी मालूम है कि कहाँ कहाँ हैं ये तहखाने। ये तहखाने पेशावर में भी हैं, ये तहखाने एबटाबाद में भी हैं, ये तहखाने मुजफ्फराबाद या कश्मीर के दूसरे जगहों पर भी हैं, ये लाहौर और GT रोड पर, फिर क्वेटा और कराची, हैदराबाद में भी ऐसे तहखाने मौजूद हैं। 200 से 300 अरब डॉलर के लगभग गैर मुल्की करेंसी डंप है, और बाहर भी ले जाई जा रही है, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा जो नई नई हाउसिंग सोसाइटियां बड़े शहरों में आ रही हैं, बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में, ये एक बहुत बड़ी पहेली है, ये एक मिजरी है कि ये हाउसिंग सोसाइटियां क्यों बन रही हैं, इनकी अप्रूवल कौन दे रहा है, अगर अप्रूवल के बगैर बन रही है तो इनको पूछ क्यों नहीं रहा। तो इसके पीछे भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और समझ गए होंगे आप कि उनका काला पैसा इन सोसाइटियों में इन्वेस्ट किया जाता है और उसको फाइट किया जाता है। इस वाले से मैं अनकरीब कुछ
बड़ी स्टोरियां भी ब्रेक करूंगा। मैंने 26 साल इकॉनमी रिपोर्टें की है। मैं समझता हूं कि IMF की मौजूदा पॉलिसी से पाकिस्तान की मैशत शायद ठीक ना हो। मेरे ख्याल में ये जो रास्ता जा रहा है ये बहुत बड़ी खाई की तरफ जा रहा है। IMF के इकोनॉमिस्टों के ऊपर क्या कर रहे हैं, हंसी आती है कि वो हमें ऐसे काम करवा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक मैनेजरों से कि जो करने ही नहीं चाहिए, लेकिन वो करवाए जा रहे हैं, मुसलसल करवाए जा रहे हैं, गन पॉइंट के ऊपर समझ लें कि करवाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा दुनिया क्या फैसला कर चुकी है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि ये सारा कुछ क्या मौजूदा हुकूमत के मौजूदा हुकूमत एक मरहले के दौरान आई है। ये तो बहुत पहले से कुछ 3-4 साल से हो रहा है। जब 2018 में PTI की हुकूमत आई और जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो एक CPEC अथॉरिटी बनाई गई और वो जनरल आसिम बाजवा जो थे, जिसको जनरल पापा जोन्स कहा जाता है, वो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन बने और उस CPEC अथॉरिटी ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि CPEC को रोल बैक कर दिया। सबसे पहले तो ये किया गया कि जो कहा जा रहा था कि CPEC पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे है और एक बड़ा मईशत लीप लेगी, उसको पहले बंद कर किया गया। उसके बाद IMF से जो मुआहदा हुआ वो IMF वर्सेस IMF था। दुनिया की तारीख में, या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ये 19वां प्रोग्राम है। हम पहले इससे पहले भी 18 दफ़ा IMF प्रोग्राम में जा चुके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि IMF का IMF से मुआहदा हो रहा हो। और ये जनाब इमरान खान जो वो गुलामी कबूल नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, ये वही उसी के दौर में हो रहा था कि 3 आदमी, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, डॉक्टर रजा बाकर और शब्बर जैदी, जो कि आलमी मालियाती इदारों के मुलाजिम थे, आन पे छुट्टी लेकर वो पाकिस्तान में आ गए, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ गए। जनाब डॉक्टर हफीज शेख साहब वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे थे और वहां से छुट्टी लेकर आए, पाकिस्तान के वजीर खजाना बन गए। और डॉक्टर रजा बाकर साहब IMF के मिस्र में रिप्रेजेंटेटिव के ओहदे पर थे, उन्होंने अन पे छुट्टी ली और वो गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर विराजमान हो गए। और शब्बर जैदी साहब जो कि फर्गूसन कंपनी है, ऑडिट कंपनी है जो UK की है, ब्रिटिश है, उसके मुलाजिम थे। एक सीनियर पार्टनर का ओहदा कहते हैं, जो कि मुलाजिम ही समझा जाता है। वहाँ से आन पे छुट्टी लेकर चेयरमैन FPR बन गए और एक तरफ IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किए और दूसरी तरफ भी डॉक्टर रजा बाकर IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किए उस मुआहदे पर। किसी को पता ही नहीं था और इमरान खान को ब्लूप्रिंट तक नहीं दिखाया गया था कि ये मुआहदे में क्या है। और जब वो मुआहदा पेश हुआ तो तब पता चला। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फरवरी 2022 में उस मुआहदे को रिवाइज किया गया। एक नजरसानी शुदा मुआहदे पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने दस्तखत किए पाकिस्तान की तरफ से। और मजे की बात है, रिवीजन क्या होती है? रिवीजन तो ये होती है कि कोई शराइत नरम कर दी जाए, कोई शराइत हटा दी जाए, लेकिन उल्टा उनको सख्त कर दिया गया। फरवरी में मुआहदा किया और फिर जनाब इमरान खान ने मार्च 2020 के दरमियान में वक्त में उस मुआहदे को वायलेट कर दिया, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी थी। अब इमरान खान इस पोजीशन में नहीं थे कि वो IMF की जो शराइत मान रखी थी उन्होंने उन पर अमल करते, तो इसके नतीजे में उनके खिलाफ सियासी फिजा कायम हो जाती और वो मॉरल अथॉरिटी भी खो देते। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो होता है देखा जाएगा और अब भी मैं अपनी सियासी साख बचाऊंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि IMF ने वायलेटर डिक्लेयर कर दिया। नई हुकूमत ने जब IMF से रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं भाई जान, ऐसा नहीं होता कि मुआहदा करके उसके अपोजिट स्टेप नहीं लिए जाते, आप इसका हमें पूरा हिसाब किताब है। फिर वो नाक से लकीरें निकालनी पड़ी और सारा कुछ हुआ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत से
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपने ईरान का दौरा भी किया था अक्टूबर 2022 में, और ईरान ने आपको क्या ऑफ़र किया था? क्या आपको ये नहीं कहा गया था कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बहाल की जाए और हम आपको पहले की तरह वो पाकिस्तान की हदूद में भी पाइपलाइन बिछाने के लिए कर्जा देते हैं बगैर सूद के? इसके अलावा तेल बेचने की ऑफ़र नहीं की गई थी कंसेशन के ऊपर, सस्ते निरखों पर। इसके अलावा भी ईरान की तरफ से, क्योंकि ये ईरान तो अब उसके अंदर इस तरह का बहरान चल रहा है ईरान में कि ईरान तेल और गैस के खरीदार ढूंढ रहा है और उनको फैसिलिटेट करना चाहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस खरीदें। ईरान ने 15 अरब डॉलर जो है वो कैश डिपॉजिट के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाने की भी ऑफर की थी। तो उस वक्त जो है वो ये कहा गया कि नहीं वो सऊदी अरब दे देगा पैसे और यूएई से मिल जाएंगे, फलां जगह से मिल जाएंगे, बस IMF की किस्त मिलने दो और बाकी फिर दरवाजे खुल जाएंगे। तो वो तो नहीं हुआ है। अब फिर हमें नाक से लकीरें निकाल रहे हैं और अपने अवाम के ऊपर छुरी भी चला रहे हैं उनके गले पर। मगर इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद कि ये किस्त IMF से मिल भी जाए तो उसके बाद क्या हमारे ऊपर डॉलरों की बरसात शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लगता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, ऐसा वक्त ना आए, खुदा करे ऐसा वक्त ना आए कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए कि न सियासत बचे और न रियासत बचने का इम्कान हो। लिहाजा बेहतर तो यही होगा कि कोई मतबादल ढूंढा जाए, नहीं तो कम अज कम ये जो विशेष सर्कल है, शैतानी चक्कर है IMF का, इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ। आवाम के साथ झूठ ना बोलो, सच बोलो, और रूखी सूखी खानी है तो सब एक जैसी खाओ। ये नहीं हो सकता है कि कुछ लोग मुआशी बहरान में ही अरबों रुपए कमा रहे हों, करोड़ों को अरबों बना रहे हों, लाखों को करोड़ बना रहे हों, और कुछ लोग जो है ना बड़ी तादाद, बहुत बड़ी अक्सरियत, वो मज़ीद कलाश हो रही हो और गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही हो। ये नहीं चलेगा। फिर अगर तरक्की करनी है तो सबको एक जैसी, और अगर भूख काटनी है तो सबको एक जैसी काटनी होगी। मुझे मालूम है पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैसा पड़ा है गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में।